हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एडुटेरिया क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चों को हैप्पी रक्षाबंधन। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग पहला, संघ वयस्क के सीमा क्षेत्र के बारे में। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और इसी फेस्टिवल ओकेशन पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर है। जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा का खाकी बैच 2.0 लेना चाहता है 2025 प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोगों के लिए अब फीस और कम हो चुकी है। पहले ये फीस 1199 थी, उसके बाद डिस्काउंट दिया, अब इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल गया है। तो अब इस बैच का फीस 699 है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को संपूर्ण सिलेबस, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, A4 साइज का क्लास नोट्स मिलेगा। मतलब अब आप लोगों को जो अलग से आप लोग A4 साइज शीट्स वगैरह प्रिपेयर करते थे और उसके साथ साथ रिवीजन करना, नोट्स बनाना, अब आपको उन सारे झंझटों से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि अब आपको इंस्टीट्यूशन खुद A4 साइज क्लास नोट्स देगा। अब आप उस नोट्स को पढ़िए, रिवीजन करिए और MCQ प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। 15 फुल लेंथ टेस्ट होगा, 5 ईयर के PYQ सॉल्यूशंस होंगे। करंट अफेयर में बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है हमेशा से कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स को कोप अप किया जाए, तो इसके लिए आपको ई बुक्स वगैरह भी दी जाएंगी, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको काफी बेनिफिट रहेगा। और डाउट सेशन भी लिया जाएगा, प्लस में रविवार को आपके फेवरेट प्रवीण सर के साथ वार्ता भी होगी, जिसके अंतर्गत आप सुझाव भी दे सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। बस एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के सेशन में जो बच्चा बिल्कुल जिसे संविधान का कुछ नहीं पता है, आज उस बच्चे को भाग पहला संघ वयस्क के सीमा क्षेत्र के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। और यहां से हमारे पेपर में तकरीबन 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो जो कि इस सेशन के बाद आप लोगों के टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इन पर भी बात करूंगी। पर चलिए आइए बढ़ते हैं इस वीडियो पर। जब हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, प्रारूप बनाने का कार्य चल रहा था, तो उस समय सबसे ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट बात ये थी कि किस प्रकार से शुरुआत करी जाए। क्योंकि आप ये देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान को समझना चाहता है तो वो कैसे समझेगा। इसीलिए जरूरी हुआ कि भारतीय संविधान को चैप्टर्स में बांटा जाए, भागों में बांटा जाए। तो BR अम्बेडकर जी और उनकी टीम के सदस्यों ने यही डिसाइड किया कि सबसे पहला भाग इसी बात से शुरू होता है कि भारत संप्रभुत्व है, मतलब भारत का अपना इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, अपना स्वतंत्र सीमा क्षेत्र है। अब जब बात आती है स्वतंत्र सीमा क्षेत्र की, तो भाग पहला कहता है संघ एंड इट्स टेरिटरी, सीमा क्षेत्र पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया सीमा क्षेत्र की जब बात आती है तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत का टेरिटरी क्या है। जम्मू से लेके कन्या, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये भारत का मेन संघीय टेरिटरी है। इसके साथ साथ हमारे देश में 28 स्टेट्स का भी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी भी है। तो वो टेरिटरी के बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो भाग पहला क्या कहता है, संघ वयस्क के सीमा क्षेत्र के बारे में बात करता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 to 4 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत संघ वयस्क के सीमा क्षेत्र की बात की जाती है। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे समझते हैं। जब आपको भाग का चैप्टर बताया जाएगा तब आपको सारे चैप्टर्स के, मतलब सारे संविधान के भाग बताए जाएंगे। पर अब इस वीडियो में हमारा फोकस है आर्टिकल 1 से 4। तो अब इस क्लास के हर बच्चे को समझ में आ गया कि BR अम्बेडकर जी और उनकी टीम ने सबसे पहले ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत की टेरिटरी के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहला आर्टिकल फर्स्ट क्या है। और जब आर्टिकल फर्स्ट बन रहा था, आप
आप मानेंगे 4-5 दिन तक तो आर्टिकल फर्स्ट में ही विवाद रहा था। अब वो कैसा विवाद रहा था उसके बारे में भी समझते हैं, पर सबसे पहले तो इस क्लास के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल फर्स्ट है क्या। तो पहले मैं आर्टिकल फर्स्ट लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद समझाती हूँ। इंडिया, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, सभी राज्यों का संघ है, सभी राज्यों का संघ है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, क्योंकि हमारी क्लास में कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल फर्स्ट इंडिया। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा, मैडम जी इंडिया भी लिख रहे हैं, भारत भी लिख रहे हैं, और संविधान बनाने वाले मतलब दोनों वर्ड लिख रहे हैं, ऐसे तो फिर ये हिंदुस्तान भी लिख सकते थे, है ना? तो इन्होंने वो वर्ड क्यों नहीं लिखा? आपके मन में डाउट आता होगा। और हमारे पुराने पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन सा शब्द संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय पर यह डिसाइड किया गया कि इंडिया, इंडिया वर्ड रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि संविधान सभा के आधे से ज्यादा सदस्य कहते थे कि पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड हमारे देश को इंडिया के नाम से जानता है, और इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में औपनिवेशिक रह चुका है। तो अब वर्ल्ड इसे इस नाम से जानता है, तो हमें अपने देश में सबसे पहले इंडिया वर्ड रखना चाहिए। और बहुत सारे संविधान निर्माता के जो सदस्य थे उन्होंने वोटिंग दिया कि इंडिया शब्द होना चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है, ग्लोबलाइज नेम है, और आज विश्व में 200 के आसपास कंट्री भारत को इसी नाम से जानती हैं, इंडिया के नाम से जानती हैं, इसीलिए संविधान में इंडिया वर्ड होना चाहिए। फिर संविधान सभा के जो अन्य पक्ष के सदस्य थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारा देश भारत है, हमारी अपनी संस्कृति है, तो इंडिया वर्ड वो तो ब्रिटिशर्स का वर्ड है, तो हम ऐसे कैसे, मतलब हमारा तो संस्कृति होनी चाहिए, सांस्कृतिक नाम तो हमारा भारत, भारत से पड़ा है। तो फिर ये डिसाइड किया कि ठीक है, संविधान में हम दोनों नामों को डालेंगे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में इंडिया जो कि भारत है ये बोला जाता है। सभी राज्यों का संघ है, संघ का मतलब है भारत को सिर्फ एक ही नजर से देखा जाएगा, वो है संघ, वो है यूनियन, यूनियन की नजर से देखा जाएगा। अब आपकी क्लास का क्वेश्चन होगा, परंतु मैडम भारत में भी तो 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी भी तो बना हुआ है ना? मन में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे राज्य, राज्यों को बनाने के पीछे बात यह है कि हालांकि भाषाई आधार पे राज्य बने हैं, पर राज्यों को इसलिए बनाया गया है ताकि प्रशासन आसानी से। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, केरला में हाँ मलयाली बोली जाती है, अब वहां पर कोई पंजाबी चला जाए तो भैया कैसे प्रशासन करेगा, है ना? समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो वहां प्रशासन करने के लिए लोकल उसी भाषा में प्रशासन होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश ले लो, आपका बिहार ले लो, बेसिकली हिंदी बोली जाती है। अब यहाँ पर कोई उड़िया भाषा बोले या यहाँ पर तमिल भाषा में काम हो तो वो काम नहीं हो पाएगा, प्रशासन में दिक्कत आ जाएगा। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं, राज्यों को बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राज्य भाषा के आधार पे बने। जेवीपी कमेटी बनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर यह किया गया कि भारत में जो राज्य बन रहे हैं, इन राज्यों को बनने का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रशासन में सुविधा हो सके, प्रशासन में सुविधा हो सके। ये बेसिक मेन मोटो है कि प्रशासन में सुविधा हो सके, इसीलिए राज्यों को बनाया जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो भारत में आज 28 स्टेट है, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं 50 राज्य भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज 50 राज्य भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्यों का मतलब है डेवलपमेंट, राज्यों का मतलब है इंटीग्रेशन, राज्यों का मतलब है हम सब एक है, और राज्यों का मतलब है प्रशासन में सुविधा। दैट्स ऑल। अब आपको और कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। तो आर्टिकल 1 के अंदर अब इस क्लास के हर बच्चे को पता चल गया, इंडिया जो कि भारत है, सभी राज्यों का संघ है, मतलब ये हमारा प्यारा देश
ठीक है जी। भाई देखिए मेरा ना मैप ज्यादा अच्छा नहीं बनता है, आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। ओके, तो आर्टिकल फर्स्ट के अंतर्गत क्या है, संघ, संघ ये टेरिटरी, ये भारत है, ठीक है जी। जम्मू से कन्या, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, प्लस में यहां पर 375 किलोमीटर नॉटिकल एरिया, नॉटिकल क्षेत्र जो है वो समुद्री क्षेत्र, वो हमारे भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब नॉटिकल, समुद्री क्षेत्र की दूरी को नॉटिकल से ही मापा जाता है। एनी डाउट? अब भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ बिहार का, तो बिहार का टेरिटरी भी भाग पहले के अंदर आएगा। दिल्ली का यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी का टेरिटरी भी भाग 1 शेड्यूल 1 आर्टिकल 1 के अंदर आएगा, समझ गए? तो ये सब पूरा मिलकर भारत है। भारत से आप अलग नहीं हो सकते हो। अगर आपने भारत से अलग होने की बात करी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, धारा 144 लगेगी। आज कई सारे ऐसे छोटे छोटे से स्टेट्स हैं, जैसे खालिस्तान हो गया, बोडोलैंड है, गुरखालैंड है, बुरखालैंड है, या कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे से स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न के हो गए, जो मांग करते रहते हैं कि हमें भारत से अलग करो। सो सॉरी टू से, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भाग पहले में आता है। और भाग पहला इस बारे में कहता है कि एक बार आप राज्य भारत का भाग बन गए तो यू कम अंडर द इंडियन टेरिटरी, और फिर उसके बाद आप अलग नहीं हो सकते हैं। एनी डाउट? एनी डन? तो अब समझ में आ गया। तो भाग पहले के अंदर भारत का सीमा क्षेत्र, राज्यों का सीमा क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश का सीमा क्षेत्र, तीनों आता है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, मैडम जी यूनियन टेरिटरी क्या है ना? होगा क्वेश्चन। यूनियन टेरिटरी आज जम्मू कश्मीर है। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आज यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी को हम हिंदी में कहते हैं संघ या केंद्र शासित प्रदेश, संघ या केंद्र शासित प्रदेश ये बोला जाता है। अब यूनियन टेरिटरी के अंदर कौन कौन आता है? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लद्दाख है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, दमन दीव, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, है ना? ये पूरा दादरा नगर हवेली दमन दीव के अंदर ही मिक्सअप हो चुका है। ओके, इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, और पुडुचेरी, ये आज हमारी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर के अंडर कंट्रोल में है। और ऐसा इसलिए किया गया है जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप को, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आपको पता है पूरा का पूरा पीओके वाला एरिया, सीओके वाला एरिया, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखना है। दिल्ली राजनीतिक हब है, इसीलिए इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा का विवादास्पद है, इसलिए चंडीगढ़ बनाया गया। दमन दीव अंडमान निकोबार ये कल्चर रीजन से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो है ये मेन भारत की टेरिटरी से अलग है, तो इसको स्ट्रेटेजिक रणनीति प्रक्रिया के कारण, मतलब स्ट्रेटेजिक इशू के कारण इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो अब इस क्लास के हर बच्चे को समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भारत में कई राज्य बन सकते हैं पर संघ नहीं अलग हो सकता है। आप एक बार भारत में जुड़ गए तो आप अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत सभी राज्यों का संघ है। और राज्यों को बनाने का सिर्फ पर्पस यही था ताकि प्रशासन आसानी से हो सके। और आज भी भारत में 28 राज्य हैं, कल को 50 राज्य भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रशासन आसानी से होना चाहिए। तो अब इस क्लास के प्रत्येक बच्चे को आर्टिकल फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया है। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन ऑफ स्टेट, एडमिशन ऑफ स्टेट, राज्य का प्रवेश, एडमिशन ऑफ स्टेट, राज्य का प्रवेश। अब इसका मतलब क्या है, राज्य के प्रवेश का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, मैं आपको पिक्टोरियल तरीके से समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चे, मेरा ना मैप ज्यादा अच्छा नहीं बनता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एडमिशन ऑफ स्टेट, राज्य के प्रवेश का मतलब क्या है? ये भारत की टेरिटरी है। अब मान लीजिए कोई अलग से स्टेट है,
वहां के लोगों ने रेफरेंडम दिया कि हमें भारत के अंदर इंटीग्रेट होना है, और भारत सरकार ने क्या किया, क्योंकि कोई भी अन्य प्रदेश या राज्य भारत के अंदर अधिगृहित के अंदर आना चाहते हैं तो उसके लिए संसद को संविधान में संशोधन करना होगा। क्लियर है बात? अब वो संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत होगा। ओके, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन होगा। तो अब संसद संशोधन करेगी, तब उसके बाद क्या है, एडमिशन हो जाएगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है सिक्किम, बेस्ट एग्जांपल है सिक्किम। क्लियर? अब सिक्किम जो है 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के अंतर्गत, 1975 के अंतर्गत ये संसद ने संशोधन किया था। सिक्किम के लोगों ने रेफरेंडम किया, संसद ने संशोधन किया, तब उसके बाद सिक्किम जो है वो भारत का भाग कहलाता है। तो आज सिक्किम अगर होना चाहे अलग तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 1 में संशोधन नहीं है। आर्टिकल 1 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गई ये बात? आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 3 कहता है क्रिएशन ऑफ, क्रिएशन या ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन द बाउंड्री ऑफ स्टेट, बाउंड्री ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य, राज्य का निर्माण या सीमा क्षेत्र, या सीमा क्षेत्र का निर्माण। ठीक है जी। अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता था कि भारत की टेरिटरी से बाहर का कोई भी स्टेट भारत का पार्ट बनना चाहता है, ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड इंडिया का पार्ट बनना चाहता है, जैसे सिक्किम एग्जांपल है, तो बन सकता है, उसे हम एडमिशन कहेंगे। पर आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के अंदर जितने राज्य हैं, राज्यों से भी राज्य बन सकते हैं। और ये आर्टिकल पहले ने कह ही दिया है कि भारत में राज्य बन सकते हैं, परंतु संघ से अलग नहीं हो सकते हो। मतलब राज्य से राज्य बन सकते हैं, आप एक राज्य से 2 राज्य 3 राज्य बना सकते हो, कितने भी राज्य बना सकते हो, परंतु संघ से अलग नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पे कहता है, क्या क्या बात करता है कि अगर कोई स्टेट है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बिहार ही ले लूं, एग्जाम्पल के लिए बिहार ले लिया। अब बिहार की बाउंड्री को, बिहार के सीमा क्षेत्र को बढ़ाना है तो बिल्कुल आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। बिहार की सीमा क्षेत्र को कम करना है, बिल्कुल आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। बिहार का नाम में कुछ चेंज करना है, बिल्कुल आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। बिहार से कोई अन्य राज्य का निर्माण करना है, जैसे झारखंड हुआ, तो बिल्कुल ये भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। तो आपको समझ में आ गया आर्टिकल 3 के अंदर क्या आता है। तो ये हमारा प्यारा भारत, थोड़ा सा समझ जाइएगा मैप के थ्रू। और मैप जो है हमारा ज्यादा अच्छा नहीं बनता है, तो प्लीज आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, यस। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये भारत, भारत के अंदर अब आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाना है, ठीक है, या बिहार से झारखंड बना, या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है, पहली बात, जब भी किसी नए राज्य को बनाना है तो उसके लिए एक विधेयक बनता है। विधेयक को हम इंग्लिश में कहते हैं बिल। ओके, अब एक बिल बनेगा, विधेयक बनेगा। अब उस विधेयक के बारे में राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। राष्ट्रपति जिस राज्य से राज्य बन रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा को राष्ट्रपति विधेयक देगा कि आप अपना ओपिनियन बताइए, क्रिएशन करना है नए राज्य तेलंगाना का, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, अब ये जब भी नए राज्य बनते हैं ना कहीं लोग डिससेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि वो अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसीलिए जो क्रिएशन है न्यू स्टेट का, ये डिमांड में आता है, क्योंकि जब बहुत बड़ा राज्य होता है तो कहीं ना कहीं कुछ भाग के लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता है, या उन पर फंड नहीं पहुंच पा रहा है, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो अब
आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने अपना ओपिनियन दिया। अब मान लीजिए उनका XYZ कुछ ओपिनियन था, पर वो ओपिनियन संसद पर बाउंड नहीं है। अब संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, संसद का कोई सा भी सदन इस विधेयक को पेश कर सकता है, पेश करेगा, सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब सामान्य बहुमत, मतलब जितने भी सदस्य आए हैं बैठे हैं उसका आधा जमा एक, सिंपल मेजोरिटी से इसे पास किया जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद पास होने के बाद लोकसभा ने भी सिंपल मेजोरिटी से पास किया, राज्यसभा ने भी सिंपल मेजोरिटी से पास किया, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। ओके, अब राष्ट्रपति साइन करता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तेलंगाना बन गया। क्लियर है ये बात। इस तरीके से नया राज्य बनता है। और अगर मान लीजिए लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने नहीं किया, या फिर इस तरीके से डिस्प्यूट हो गया, तो इस पर कोई भी संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। हालांकि जब हम साधारण बिल आर्टिकल 107 की बात करते हैं तो उस पर ज्वाइंट सिटिंग होती है आर्टिकल 108 के अनुसार, ठीक है, पर ये एक्सेप्शन है, यहाँ कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। क्लियर है। और उसके बाद जो तेलंगाना बना, तेलंगाना 2014 में बना था, ये भारत का 29वां राज्य कहलाता है। भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? 29वां राज्य कहलाता है। परंतु आपको पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य के पद से हट गया। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, पर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर यूटी बन गया और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बन गया। तो इसीलिए आज भारत में टोटल 28 स्टेट है। परंतु जब तेलंगाना की बात आती है तो तेलंगाना को कहा जाता है ये 29th स्टेट है। क्लियर हो गई बात। परंतु 2019 में जम्मू कश्मीर के हट जाने के, राज्य के पद से हट जाने के कारण अब 28 स्टेट ही बोला जाता है। आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 1st, 2nd, 3rd बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। पर आर्टिकल 4 की बात करते हैं। अब आर्टिकल 4 कहता है, देखिए भाई, आर्टिकल पहले में तो कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे तो आप छू भी नहीं सकते, रिजिड, ठीक है। परंतु आर्टिकल 2 और 3 के अंदर कुछ भी संशोधन करना है, कुछ भी अमेंडमेंट करना है, तो वो आर्टिकल 4 से ही हो सकता है। ओके, अब आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन के लिए आपको आर्टिकल 368 का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, तो लिख लेते हैं, आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन अनुच्छेद 4 के अंतर्गत होता है, 4 के अंतर्गत होता है। और आर्टिकल 2 और 3 में जब संशोधन होगा वो आर्टिकल 4 के अंतर्गत होता है। तो इसमें संशोधन किस तरीके से होता है? इसमें संशोधन होता है सामान्य बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से। कैसे होता है? सामान्य बहुमत से होता है। और सामान्य बहुमत का मतलब क्या? जितने भी मेंबर आए हैं, बैठे हैं, उसका आधा जमा एक कर दो, सामान्य बहुमत से होगा। परंतु बच्चे आपको एक चीज याद होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 क्या कहता है? संविधान में कुछ भी संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के तहत होता है, और वो किस मेजोरिटी से होता है? विशेष बहुमत से होता है। और आर्टिकल 4 के अंदर विशेष बहुमत का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज इस आर्टिकल 4 में अलग है, क्योंकि हर बच्चे को ये पता है कि संविधान में संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 का यूज करो, हाँ, स्पेशल मेजोरिटी। पर आर्टिकल 4 कहता है ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। आर्टिकल 2 या 3 में कुछ भी चेंज करना है तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 4 के अंतर्गत होगा, सामान्य बहुमत से होगा। क्लियर हो गई ये बात? किसी बच्चे को कोई डाउट? डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिए हैं पूरे भाग, आपका फर्स्ट आर्टिकल, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों को, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज आप ऑफलाइन कमेंट में भी बता सकते हैं। इससे आप लोगों के ये टॉपिक्स भी क्लियर हो गए हैं। और इसके साथ साथ मैं एक बार और बता देती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों,
हम रक्षाबंधन के फेस्टिवल के अवसर पर ये आप लोगों के लिए बिहार दरोगा के बैच में, जो कि थोड़ा सा और इसका प्राइस कम कर दिया गया है ये, और इसके साथ साथ जल्दी ही बीएसएससी सीजीएल का भी बैच आने वाला है। तो प्लीज आप ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।